Good morning, students. This is your political science class, and now I'm going to discuss about the reorganization of state. आपका जो कल का टॉपिक था reorganization of state, आज की क्लास में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. The formation of split the struggle for the making of other state on linguistic line in the part of the country. कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. अब जैसे कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश को भी किस बात पर रीऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही थी, किस लिए वहाँ के लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश को भी भारत के दूसरे हिस्सों की तरह इसको भी लैंग्विस्टिक बेसिस पर, जैसे दूसरे राज्य बनाए गए थे, इसको अभी दोबारा से अगर रिफॉर्म किया जाए तो इसके लिए भी लैंग्विस्टिक क्राइटेरिया को ही बेस बनाया जाए. These struggle forced the central government into appointing a state reorganization commission in 1953. These struggle forced the central government. अब वहाँ के लोग ये जो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने इस स्ट्रगल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमीशन अपॉइंट करे. क्या कमीशन अपॉइंट करे? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. एक ऐसी कमीशन अपॉइंट करे जो स्टेट्स को दोबारा से ऑर्गेनाइज करे, और इस कमीशन का नाम रखा गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. और ये कमीशन कब अपॉइंट की गई थी? ये कमीशन अपॉइंट की गई थी 1953 में, यानी कि 1953 में. टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट. इस कमीशन को क्यों अपॉइंट किया गया था? इस कमीशन को इसलिए अपॉइंट किया गया था ताकि जो भी स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज़ को फिर से दोबारा से रीड्राइंग, यानी कि फिर से बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ किया जा सके, इसलिए इस कमीशन का अपॉइंटमेंट किया गया. The commission in its report accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different language. The commission in its report accepted. Commission ने जो रिपोर्ट दी उसको एक्सेप्ट किया that the boundary of the state, स्टेट की जो बाउंड्री होगी should reflect the boundary of different languages. तो वो जो बाउंड्री है वो जो दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उनकी बाउंड्रीज़ को भी रिफ्लेक्ट करेगी. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी उस बेसिस पर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया. तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किस रिपोर्ट की बेस पर पास किया गया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उस रिपोर्ट की बेस पर पास किया गया जो रिपोर्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने पेश की थी, और ये एक्ट पास किया गया 1956 में. ये आपसे वन वर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास किया गया? तो ये एक्ट 1956 में पास किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा. दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 40 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. इस रिपोर्ट में इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया गया? 14 नए राज्य बनाए गए इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और 6 यूनियन टेरिटरीज. One of the most important concern in the early years was that demand for separate state would endanger the unity of the country. अब देखो most important concept, यानी कि उस वक्त जब भारत आज़ाद हुआ था तब अलग अलग जो स्टेट्स थे वो डिमांड कर रहे थे भाई उन्हें सेपरेट कर दिया जाए, और ये चीज़ भारत की यानी कि इंडिया की अखंडता, जिसे यूनिटी कहते हैं, उसके लिए एक ख़तरा बन गई थी. क्योंकि अगर प्रिंसली स्टेट हैं या और दूसरे स्टेट हैं, सब अगर सेपरेट होने की बात करते हैं कि भैया हमें अलग कर दो, हमें अलग कर दो, हमें सेपरेट कर दो, तो इससे जो देश है हमारा इंडिया, उसकी यूनिटी कहीं ना कहीं ख़तरे में आ जाती है.
It was felt that linguistic state may foster separatism and create pressure on the newly founded nation. और ये महसूस किया जाने लगा कि लिंग्विस्टिक जो स्टेट्स हैं वो जो अलग होने की सेपरेशन की बात कर रहे हैं और वो इसके लिए प्रेशराइज भी कर रहे हैं। और न्यूली फाउंडेड नेशन यानी कि न्यूली फाउंडेड नेशन किसको कह रहे हैं? ये भारत को कह रहे हैं। न्यूली फाउंडेड नेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान उससे अलग हो चुका था, एक नया नेशन बन चुका था इंडिया, इसलिए उसके लिए कहा है इन्होंने न्यूली फाउंडेड नेशन को। तो ये जो इस लिंग्विस्टिक स्टेट से ये हिंदुस्तान को जो नया नया बना था उसको फोर्स भी कर रहे थे और प्रेशराइज भी कर रहे थे, भाई हमें सेपरेट कर दिया जाए, जो हिंदुस्तान की यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई थी। इट वाज होप दैट इफ वी एक्सेप्ट द रीजनल एंड द लिंग्विस्टिक क्लेम ऑफ ऑल रीजन द थ्रेट ऑफ डिवीजन एंड द सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस्ड। अब अगर इसी तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाता उनका ये क्लेम कि भाई लैंग्वेज बेसिस पर आप स्टेट को सेपरेट कर दीजिए या रीजनल बेसिस पर से सेपरेट कर दीजिए, और तमाम रीजन्स के इस तरह के क्लेम को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता तो ये जो चीज़ है वो ये एक तरह से हमारे नेशन का जो थ्रेट ऑफ डिवीज़न, तो ये क्या होता है, यानी कि डिवीज़न, हिंदुस्तान पाकिस्तान के डिवीज़न के बाद एक बड़ा नुकसान, एक बड़ा थ्रेट होती है हमारे लिए, एंड सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस। इसलिए इस चीज़ को, इस क्लेम को एक्सेप्ट ना किया गया और सेपरेटिज्म को रिड्यूस करने की कोशिश की गई। बिसाइड द एकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर आल्सो सीन एज मोर डेमोक्रेटिक। रीजनल डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए लिंग्विस्टिक जो स्टेट्स थी उनको फॉर्म करते हुए ये तमाम चीज़ें देखी गई कि एज सीन एज मोर डेमोक्रेटिक, कि हम इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी एक बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक नेशन की बुनियाद डाल सकते हैं। यानी कि बस क्या है कि हमें सेपरेट नहीं होना, हमें सेपरेट स्टेट्स की बात नहीं करनी। हाँ, लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम स्टेट को अगर डिवाइड करें और फिर भी अगर एक साथ रहें तब भी हम एक डेमोक्रेटिक नेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नाउ इट इज़ मोर देन 50 ईयर्स सिंस द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। नाउ इट इज़ मोर देन 50 ईयर्स, 50 सालों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है लिंग्विस्टिक स्टेट्स को फॉर्म किए हुए, यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर जितने स्टेट्स को बनाया गया है उनको 50 सालों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। नाउ वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक स्टेट इन द मूवमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्टेट चेंज द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड द लीडरशिप इन सम बेसिक वे। तो हम ये कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर जिन जिन स्टेट्स को फॉर्म किया गया इन द मूवमेंट, और लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बनाने के लिए जो आंदोलन चलाए गए, जो मूवमेंट्स चलाई गई इन स्टेट्स में, उन्होंने हमारे जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं बदल दिया, और जो लीडरशिप का तरीका है उसमें भी हमें इसकी वजह से चेंजेस देखने को मिलते हैं। द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर वॉज नाउ ओपन टू पीपल अदर देन द स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। और ऐसा करने से क्या हुआ है, ऐसा करने से ये हुआ है कि पॉलिटिक्स, पावर, यानी कि दूसरे लोगों के लिए भी पॉलिटिक्स में जाने के रास्ते खुल गए, पावर में आने के रास्ते खुल गए हैं। ना कि सिर्फ ये कि जो कुछ चंद इंग्लिश बोलने वाले जो एलाइट क्लास के लोग हैं वही अब पावर या पॉलिटिक्स में रहें। क्योंकि अभी हमने बात की है मोर डेमोक्रेटिक। मोर डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? मोर डेमोक्रेटिक का मतलब यही है कि अब तमाम लोगों को गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पॉलिटिक्स और पावर में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, ना कि चंद लोग। जैसे कि प्रिंसली स्टेट में होता था कि जो रूलर है सब कुछ उसके हाथ में होता था, कॉमन पीपल के पास कुछ नहीं था। तो अब ऐसा नहीं रहेगा। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन आल्सो गिव सम यूनिफॉर्म बेसिस टू द ड्राइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन जो है ना, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया उससे कहीं कुछ यूनिफॉर्मिटी भी देखने को मिली। किस तरह से यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली थी कि बेसिस टू द ड्राइंग ऑफ स्टेट, यानी कि जब स्टेट बाउंड्रीज को ड्रॉ किया गया तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की बेस पर जिन स्टेट बाउंड्रीज को ड्रॉ किया गया उनमें कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली। इट डिड नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज़, की वजह से डिसइंटीग्रेशन नहीं क्रिएट हुआ है एज मैनी हैड
feared earlier, यानी कि जिसका हमें डर था, यानी कि हम ये सोच रहे थे, जो मैंने आपको कल भी बताया कि अगर लैंग्वेज बेसिस पर स्टेट को रिफॉर्म किया जाएगा, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो क्या होगा, इससे हमारे देश की जो इससे जो हमारे देश की इंटीग्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी कि एक डर था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी इट स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी। हुआ क्या कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो स्टेट को फॉर्म किया गया, जो हम डर रहे थे कि देश की यूनिटी बर्बाद हो जाएगी, बल्कि ऐसा नहीं हुआ, और इससे भी देश को कहीं ना कहीं यूनिटी मिली, और इससे यूनिटी हमारे देश की जो यूनिटी थी उसको एक ताकत मिली। अबव ऑल द लिंग्विस्टिक स्टेट्स, देखो कैसे, मैं आपको ये बता दूं, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि मैम कैसे। देखो वो इस तरह से कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में सेम लैंग्वेज के लोग रहते हैं तो उनको एक दूसरे को समझने में आसानी होगी, वो एक दूसरे के कल्चर को भी समझ सकते हैं और एडजस्ट हो सकते हैं। अगर हम उसी में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज के लोगों को डाल दें और फिर एक स्टेट बना देते हैं, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लोग आपस में लड़ेंगे। तो जब एक स्टेट के लोग ही आपस में लड़ेंगे तो वो पहले देश को क्या फ़ायदा पहुंचाएंगे, देश की यूनिटी में कहाँ से वो योगदान करेंगे, पहले उन्हें खुद से लड़ने से फुर्सत नहीं है। इसलिए जब स्टेट को लैंग्वेज बेसिस पर ऑर्गेनाइज किया गया तो उससे लगा कि जब एक स्टेट में सेम तरह की लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं तो वो आराम से रह सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपस में ना लड़ेंगे ना झगड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, जब आराम से खुशी खुशी रहेंगे तो वो नेशनल यूनिटी में भी योगदान देंगे। अबव ऑल द लिंग्विस्टिक स्टेट्स underline the acceptance of the principle of diversity when we say that India adopted democracy. Above all the linguistic states, लिंग्विस्टिक स्टेट की बेस पर जो भी हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, यानी कि लिंग्विस्टिक बेस पर जितनी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि इससे क्या हुआ, डाइवर्सिटी जो थी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट थिंग्स, यानी कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, ये जो लोग अगर एक जगह रहते हैं तो उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी व्हेन वी से दैट इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी। हालांकि ऐसा भी है कि हमारे यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है, और आप जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, यूपी में देख लो आप, कुछ और नहीं, यूपी में डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, यूपी में डाइवर्सिटी पाई जाती है, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द रिलीजन, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द कल्चर, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिशन। तो डाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यूनाइट है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं हमारे यहाँ पर जिनको लैंग्वेज बेस पर बनाया गया है, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो उनमें डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती, लेकिन वो भी देश की यूनिटी में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो उसके बावजूद, यानी कि डाइवर्सिटी के बावजूद भी हमारे यहाँ पर क्या, व्हेन वी से दैट इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, यानी कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी के बावजूद भी हमने किस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, डेमोक्रेसी को। यानी कि हमारे यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट पाई जाती है, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट पाई जाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इट डज नॉट सिंपली मीन दैट इंडिया एम्ब्रेस्ड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट डज इट मेयरली मीन दैट इंडिया अडॉप्टेड द फॉर्मेट ऑफ इलेक्शन। तो इसका ये मतलब बिल्कुल, इट डज़ नॉट सिंपली मीन, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है, या डज़ नॉट इट मेयरली मीन द इंडियन अडॉप्टेड द फॉर्मेशन, ये फॉर्मेट ऑफ इलेक्शन, ये है कि हमारे यहाँ पर इलेक्शन का फॉर्मेट है। हाँ, डेमोक्रेसी पाई जाती है, बिल्कुल डेमोक्रेसी पाई जाती है। तो डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि तमाम लोग पावर, पॉलिटिक्स, इन तमाम चीज़ों पर अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये भी सही है कि अब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, ये भी सही है कि अब हमारे यहाँ पर एक फॉर्मेट है इलेक्शन का। लेकिन सिर्फ ये कहना कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है या इलेक्शन होते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि हम ये कहेंगे कि यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कह सकते, बल्कि ये कहेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री है इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अब पॉलिटिक्स पावर सिस्टम में तमाम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द चॉइस वॉज लार्जर दैन दैट, इट वॉज चॉइस इन फेवर ऑफ द रीऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस विच कुड एट टाइम बी
अपोजिशनल। और देखिए इतने ज़्यादा डिफरेंसेस होने के बावजूद भी फिर भी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज़ किया गया। लोगों के पास चॉइस भी है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड वाज एसोसिएटेड विद प्लूरलिटी ऑफ आइडिया एंड वे ऑफ लाइफ। डेमोक्रेटिक, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का ताल्लुक किससे है? विद द प्लूरलिटी ऑफ आइडिया एंड द वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो एक तरह से उनकी ज़िंदगी कैसी होगी, किस तरह की वो ज़िंदगी गुजारेंगे, मतलब आम लोगों की बात कर रहे हैं वे ऑफ लाइफ। तो ये वे ऑफ लाइफ किसकी? ये हमारी और आपकी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो बराबर हैं। मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वाज टू टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेम। हालांकि पहले जब हम बात करें तो पहले इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती थी, यानी कि डेमोक्रेसी से पहले। वो तो आपको पता ही है कि आज़ादी से पहले यहाँ पर क्या था, कॉलोनियल रूल था, प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको एक रूलर रूल करता था। तो ये तमाम चीज़ें थी जो आज़ादी के बाद जब दोबारा से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज़ किया गया और डेमोक्रेसी को अपनाया गया तो ये तमाम चीज़ें क्या हुई? ख़त्म हो गई। क्योंकि यहाँ पर एक स्टडी देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट डिड नॉट मीन हाउएवर दैट ऑल स्टेट इमीडिएटली बिकम लिंग्विस्टिक स्टेट। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज बेसिस पर भी स्टेट को फॉर्मेट किया गया, लेकिन तमाम स्टेट्स को लिंग्विस्टिक स्टेट की बेस पर ही नहीं बनाया गया। देयर वर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बिलिंगुअल बॉम्बे स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ गुजराती एंड मराठी स्पीकिंग पीपल। अगर हम बॉम्बे स्टेट की बात करें तो वहाँ पर जो है ना गुजराती और मराठी दो तरह के लोग उससे मिलकर बनाया, दो तरह की भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पाए जाते हैं। आफ्टर अ पॉपुलर एजिटेशन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड। और फिर ये देखा गया कि यहाँ पर गुजराती बोलने वाले भी मराठी हैं, तो उनमें किसी तरह का एक पॉपुलर एजिटेशन, लोगों में गम और गुस्सा था, तो इसकी वजह से दो राज्य बनाए गए, महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र जहाँ मराठी बोलते हैं और गुजरात जहाँ गुजराती बोलते हैं, 1960। तो इस तरह से ये केस स्टडी पंजाब का है, इसी तरह से फिर कुछ दूसरे राज्यों का है कि लैंग्वेज की बेस पर किस तरह से स्टेट्स को फॉर्म किया गया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टीशन इज इनकरेक्ट। अभी आपकी बेटा एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तो मैं आपको इसके वो भेज दूँगी, PDF भेज दूँगी और आप ये वर्क कर लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं? ये वर्क आप कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए नीचे ये आपको मैं PDF भेज दूँगी और इसके अलावा भी मैं जो नोट्स होंगे वो भी सेंड कर दूँगी, तो वो सब आप कर लीजिएगा। वैसे पंजाब की बात कर रहे हैं, इन पंजाब आल्सो देयर वर 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप। पंजाब में भी बता रहे हैं कि 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग। द पंजाबी स्पीकिंग पीपल डिमांडेड सेपरेट। जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे उन्होंने कहा भाई हमें सेपरेट स्टेट दो, ताकि जहाँ पर हम हमारी ही भाषा के बोलने वाले लोग होंगे। बट इट वॉज नॉट ग्रांटेड विद अदर स्टेट्स इन 1956। स्टेटहुड फॉर पंजाब केम 10 ईयर लेटर। स्टेट जो पंजाब जो राज्य है वो लगभग 10 साल के बाद, यानी कि इसका वजूद हुआ कब? इन 1966 व्हेन द टेरिटरीज ऑफ टुडे हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश वर सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर पंजाब स्टेट। कब? जब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जो टेरिटरीज हैं उनको अलग कर दिया गया पंजाब स्टेट से। तो इस तरह से फिर इसके बाद दूसरे स्टेट्स की बात करें, यानी कि लैंग्वेज बेस पर बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको फॉर्म किया गया है। आप इस, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में बात कर रहे हैं, जैसे कि अनदर मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट टुक प्लेस इन अनदर एंड इन द नॉर्थ ईस्ट इन 1972। नॉर्थ ईस्ट में जैसे मेघालय है, वाज कार्व्ड आउट ऑफ आसाम। कब बना? 1972 में। मणिपुर एंड त्रिपुरा टू इमर्ज ए सेपरेट स्टेट इन सेम ईयर। इसी तरह 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा ये 2 अलग राज्य बने। द स्टेट ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश ये कब बने? 1987 में। नागालैंड कब बना? ये 1963 में। आप ये तमाम डेट्स को नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, बुक आपके पास होगी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश कब बना, अरुणाचल द स्टेट ऑफ मिज़ोरम अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि कब बना अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम
1986 में, नागालैंड 1963 में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में या वन वर्ड वाले में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है। झारखंड 2000 में, छत्तीसगढ़ 3 सच स्टेट, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, ये कब बने? 2000 में। समझ रहे हैं ना? अब इसके आपको PDF में भेज दूंगी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर की, और जो एक्स्ट्रा वर्क मुझे कराना है उसकी भी भेज दूंगी। ठीक है। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।